अशोक जी, बहुत बड़ी बात कही है अभिषेक जी ने। और उत्तर प्रदेश के जो हालात मैं देख रहा हूँ, वो मैं कई डिबेट में मैं ये बात कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जाति आधारित राजनीति बहुत बड़ी होता है। और मुझे फिलहाल उत्तर प्रदेश में श्री राम मंदिर बनने के बाद में भी हिंदुत्व की उतनी गर्मी अभी तक नजर नहीं आ रही। देखिए, सब लोग मान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का खेल चल जाएगा, कार्ड चल जाएगा, हिंदुत्व के ब्रांड हो जाएंगे। मैंने 2 दर्जन गांव का दौरा किया है पिछले 3 महीनों में। पिछड़ों में और दलितों में गुस्सा है। जो अभिषेक जी कह रहे हैं, उनको लगता है ये ऊंची जातियों की सरकार बनकर रह गई है। और ये बात जो आज अभिषेक जी ने उठाई कि किसी भी सवर्ण जाति के नाम को आगे करके उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदुत्व के नाम पे जीता जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्या सीन नजर आ रहा है आपको, क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में? राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बने, उनके भी नेतृत्व में चुनाव हुआ और हश्र क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं दीपक भाई की उस बात पे आ रहा हूं जो उन्होंने कहा कि इतने बच्चे अनाथ हुए, क्या कोई डीएम गया क्या? तो ये कोविड की मार से या बाकी मिसमैनेजमेंट और मिस रूल से उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई मतदाता है कि जो आहत नहीं हुआ, चाहे सवर्ण हो, ओबीसी हो या राजपूत ठाकुर लॉबी का भी हो, जिस लॉबी के मुख्यमंत्री है, सभी लोग परेशान हैं ऐसे में। और ये परेशानी आज से नहीं, योगी जी आने के 2-4 महीने बाद समझ आ गया था कि इस मठ चलाने वाले आदमी को राज्य सरकार चलाना नहीं आता। ये तभी तय हो गया था। सारे मीडिया लिख रहे थे तो मीडिया को उन्होंने पैसा देके चुप करवाया। जो नेता जा रहे थे उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज नेता जाके मिल पा रहे हैं। पहले यही मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री जब जाते तो वहां दिल्ली में कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता था उनको। तो ये सबको पता था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। और फिर उन्होंने AK शर्मा को लाया और बिल्कुल गुजरात मॉडल जो कह रहे हैं, गुजरात मॉडल ऐसे ही चल रहा है अभी, इसलिए वहां रूपाणी भी रबर स्टैंप है और बाकी पटेल जो नितिन पटेल है वो भी रबर स्टैंप। वहां जो कुछ भी है पीएमओ तय करता है गुजरात में क्या होना है क्या नहीं होना है। वैसा ही पीएमओ यहां करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह रूपाणी है, यह योगी आदित्यनाथ। वह रूपाणी संघ की चॉइस नहीं थे या योगी आदित्यनाथ संघ की चॉइस। संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव हारे या कोई जीते, संघ अपने एजेंडे पे चलता है। मैं बार बार कहता हूं कि संघ कभी मोदी को पसंद करते ही नहीं। संघ को, संघ के लोगों को मोदी ने कितनी तकलीफ दी है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कोई भी संघ के नजदीक है वो सब बता देगा। लेकिन उनको वो तकलीफ भी ठीक लगी जब उन्हें एक सेक्शन को बीजेपी को घर बिठाना था, जिसका अभिषेक बाबू ने, मतलब सैल्यूट अभिषेक। अब मुझे समझ में आ गया ललन टॉप इतना टॉप पे क्यों है। जो तुमने विश्लेषित किया मार्गदर्शन को, और बिल्कुल सही कहा, योगी जी के हिसाब से तो ये अब मार्गदर्शन मंडल में बैठने लायक हो गए। क्योंकि यदि कोई कहे कि मैं राजनीति का चाणक्य हूं और मैं सबसे बड़ा ब्रांड हूं, तो बंगाल के चुनाव में ना राजनीति का चाणक्य काम आ गया ना वो ब्रांड काम आ गया। सबसे मुंह पे गिर गए सब। 3 से 73 बात सब करते हैं, 121 से 73 क्यों आए इसकी कोई बात नहीं करता। तो फिलहाल सारा सवाल इस पे आता है कि ये, मैं मानता हूं कि ये अभी 6 महीने में आपने अभी एक्सपांशन भी किया जून के लास्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो शरद जी के अनुसार क्या 6 महीने में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दलित क्या इतना असमंजस है या इतना मूर्ख है कि उनको नहीं समझ में आता? 4.5 साल तक तो रगड़ लिया और आखिरी 6 महीने में फिर लॉलीपॉप दे दिया, और उस लॉलीपॉप के भरोसे आप वोट दे दोगे? जो अनाथ, जिनके घर में बच्चे अनाथ हो गए, जिनने अपने माता पिता को खोया, जिसने बहन को खोया, पत्नी को खोया, पति को खोया, वो ये खुश हो जाएगा कि मेरी बिरादरी को एक मंत्री पद मिल गया। अरे ये जो मंत्री पद पे जा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि 6 महीने के लिए मंत्री बना रहे। अब तो कम से कम समझो आप किसके साथ हो और आपकी क्या इज्जत की जाती है। अब मौर्य साहब को अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, क्या कर देंगे? जब भी चुनाव आता है अध्यक्ष बनाए जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर डंप किया जाता है। सवाल चुनाव जीतने का नहीं है, अभी तो यह है कि कितने कम सीटें से हारेंगे, कोई इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी, 3 फिगर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये तो गुजरात जैसा नहीं होना चाहिए। सरकार तो बच गई लेकिन 99 पे रुक गए, तीसरा फिगर, 3 फिगर में भी सर अपने एमएलए नहीं आए। इतने हालात बुरे हो गए हैं
और आप गार्डियन की खबर पढ़ के यदि आपके आंखों में आंसू आते हैं, तो जो खबरें आप गांव के जगह पे जाते, दीपक भाई, तो आप बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, आप तो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हो। जब आप आंखों से हालात देखते होंगे तो आप आदमी रात को खाना नहीं खा सकता, इतना भीषण दृश्य है आज, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और मरने वाले आंकड़े पे लगातार ये कहते हैं कि अखबार झूठ बोलते हैं, 4 PM सरकार को बदनाम करता है, या कोई दीपक जो है वो सरकार के खिलाफ उनको मजा आती है, पाकिस्तान से पैसा लेता है अशोक वाजपेयी, ये सब ठीक है। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए मरने वाले लोगों का ऑडिट करो, तो बिहार का आंकड़ा बताइए क्या हो गया, महाराष्ट्र का आंकड़ा बताइए क्या हो गया, उत्तराखंड का भी आंकड़ा आएगा, बताइए क्या हो गया। और अब सब मानने को तैयार है कि 25 लाख से ज्यादा कम लोग मरे नहीं है, और 25 लाख के लोग मरना, इसका मतलब हर परिवार में कहीं ना कहीं आपका दूर का रिलेटिव या नजदीक का रिलेटिव किसी ना किसी की डेथ हुई, कोई ना कोई। चलो डेथ हो गई, बाकी क्या है, बाकी किस पैरामीटर्स पे काम हुए हैं। मात्र 2-4 मुस्लिम समाज के गैंगस्टर को आपने अंदर करके आप वही कहोगे कि हमने हिंदू का झंडा लहरा दिया। 4 मुस्लिम गैंगस्टर बाहर भी रहेंगे तो चल जाता है, लेकिन मेरा पिता तो जिंदा रहना चाहिए था। उस लड़की को क्या कहोगे जो कह रही थी कि गाली देके बोल रही थी मुख्यमंत्री को कि मुझे कर ले अरेस्ट, मैं यहां बैठी हूं, मेरे बाप को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जिसने प्रधानमंत्री के जो ये जो फॉर्म भरा था इलेक्शन का, उसको जिसने सेकंड्स किया, वो अपने पत्नी अपने बेटी की हत्या के लिए FIR दर्ज करने के लिए घूम रहे हैं, विधायक घूम रहे हैं। विधायक कहते हैं कि हम बोलेंगे तो हम पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाएगा। इस इतनी बुरी स्थिति में और कितना मैनेजमेंट करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। और ये मैनेजमेंट नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था, थोड़ी बहुत किरकिरी थी वो भी बच गई थी। अब एक को भेजा, उधर झगड़ा, 4-4, 8-8 लोग, जैसा इन्होंने कहा कि तेरा क्या होगा, कालिया 3 थे, यहाँ तो 6 है। ये सारे मिलके भी सब लोग करके भी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं करे। ये तो रायता था, एक डब्बे में था, आपने फैला दिया उसको। अब 6 महीने में समेटोगे कैसे, और समेटता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। अब उस रायते, फैले रायते पे सब ऊपर नीचे लखनऊ दिल्ली कर रहे हैं, और वो रायता सारे शहर में, प्रदेश में फैल रहा है। तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट का था वो टोटली फेल हो गया, और क्राइसिस ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम मानते हैं कि किसी भी हालत में अब ये स्थिति संभलने वाली नहीं है, और ये डिटोरिएशन ही होगा। अब दोनों तरफ से थोड़ा भी इसने एग्रेसिव किया तो डबल एग्रेशन दूसरी तरफ से होगा। अशोक जी, बहुत 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 भयंकर आकलन है। और मैं वही कह रहा हूँ कि जो पूर्वांचल की बात करी, मैं खुद देख रहा हूँ कि ब्राह्मण जो पंडित जी महाराज हैं वो ठाकुरों से नाराज रहते हैं, ठाकुर महाराज पंडितों से नाराज रहते हैं, बैकवर्ड अलग फूले हुए। अशोक जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस आकलन पर? मैं इस मामले में दीपक भाई के साथ जाना चाहूँ। मैं बार बार कहता हूं कि जनता भूलती है, जनता रिजर्वेशन भूलती है, जनता प्याज के भाव भूलती है, जनता बेरोजगारी भूलती है, जनता बाढ़ भूलती है, जनता साइक्लोन भूलती है, जनता सब कुछ भूलती है, जनता मौत नहीं भूलती। यदि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो पीढ़ियों दर पीढ़ी तक वो दुश्मनी चलती है, क्योंकि आपने किसी को खोया है। इस बार दलितों ने सवर्णों की लाशें गंगा में बहाई है, मुसलमानों ने हिंदुओं के लाशों को अग्नि दी, क्योंकि अग्नि देने के लिए भी लोग नहीं थे। इस लोग कोई भूलेंगे नहीं जिसने अपना खोया है, उस लड़की ने जिसने अपने बाप को ऑक्सीजन के लिए खोया, जो महिला बनारस में अपने बेटे को रिक्शा में लेके आती है इलाज के लिए, 4 घंटे अस्पताल में बैठने के बाद वो डेड बॉडी लेके घर जाती है। उसको ठाकुर, उसको ब्राह्मण, उसको दलित, उसको रिजर्वेशन मायना नहीं रखेगी। उसको वो जवान बेटे की लाश जो लेके गई है वो भूलेगी नहीं, और वो तब तक नहीं भूलेगी। अशोक जी, एक मिनट रोकूंगा। जो अभिषेक जी कह रहे हैं जाति का समीकरण, वो भी भाजपा के खिलाफ बता रहे हैं अगर ये रहेगा, और आप जो कोरोना की नाराजगी है वो भी भाजपा के खिलाफ। तो अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे, जाति का तो नाराजगी भी और कोरोना की नाराजगी भी, तो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अभिषेक की बात को ही बोल रहा हूं। अभिषेक कह रहे थे कि लोग, जनता भूल जाती है। जनता क्या भूल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे पिता को जिस दिन खोया है, आज भी मेरे पिता की मुझे याद आती है तो आंखें भर आती। लेकिन मेरे साथ कई ऐसे हादसे हो गए कि मैं फाइनेंशियल बहुत लॉसेस हुए मेरे, लेकिन वो जिसने मुझे दगा दिया वो दोस्त फिर भी मिलता है तो मैं हंस के हाथ मिला के निकल जाता हूं, वो मन में नहीं रखता मैं गांठ। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु आज भी मेरे आंखों के सामने खड़ी।
और यदि मैंने पिता को खो दिया होता बिना ऑक्सीजन का, तो जिसकी सरकार भी होती, मैं जीवन भर उस सरकार को माफ नहीं करता। ये ऐसा आपको एक एक दलित, एक एक घर में, एक एक गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा। आप दवाई तक नहीं मिल सकी आपको। और ये जो लाखों की 25 लाख का आंकड़ा बताया जाता है, और अब मेरा आकलन, मुझे लगता है कि जो 25 लाख का आंकड़ा बार बार सरकार, केंद्र सरकारें कहती है कि बहुत ज्यादा है, और रोज जो रिपोर्ट्स आ रही है तेलंगाना में, जो सरकार क्लेम बता रही है लोग मर गए, और इंश्योरेंस कंपनी जो मरने वालों का क्लेम दे रही है, उसमें इतनी तफावत है, तो तेलंगाना सरकार को यह बताना होगा कि भाई लोग मरे क्यों इतने ज्यादा, कोविड से भी ज्यादा लोग मरे। गुजरात सरकार को यह बताना होगा कि 4,823 लोग कोविड से मरे, और 1,25,000 लोगों को आपने डेथ सर्टिफिकेट दिया, इसका मतलब कोविड से भी बड़ी महामारी वहां थी जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। ये सवाल जवाब देने पड़ेंगे, और इसके लिए लोग जनता भूलेगी नहीं। और ये भूलेगी इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी आई, और ये कोविड का जो आपका वैक्सीनेशन है, ये ड्राइव दिसंबर तक ये बोल रहे हैं, ये दिसंबर तक नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है, आप इंपोर्ट करने की स्थिति में नहीं हो। आपने फ्री में आपने बोल भी दिया कि हम बिना ट्रायल के इंपोर्ट करने को तैयार है, देने वाला तैयार नहीं है क्योंकि उसका आने वाले 6 महीने के लिए ऑर्डर बुक फुल है, कहां से देगा? उसका जो पहला कमिटमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा। आपकी स्थिति यह है कि जो कंपनी अभी सेकंड ट्रायल खत्म किए, उसको आपने 30 करोड़ के डोज के लिए 1500 करोड़ रुपए एडवांस दिए, अभी तो थर्ड ट्रायल चालू ही हुआ है। इतनी डिस्परेट है सरकार, वैक्सीन कहां है? जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक आप कोविड की तीसरी लहर से भी बच नहीं सकते, ये तो और आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां जहां कोविड में, अभी महाराष्ट्र चैन साहब का आपने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र सरकार बची क्यों है? सिर्फ इसलिए बची है कि उन्होंने पहले हाथ ऊपर कर दिए कि लोग मर रहे भैया, हमको व्यवस्था करनी है। हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन संजय भाई आप मानो तो सही कि प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम ही नहीं मानोगे तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? केंद्र सरकार आज भी मानती है कि लोग मरे ही नहीं, केंद्र सरकार आज भी कहती है कि सेकंड लहर तो हमने कब्जा ही कर लिया, खत्म हो गई सेकंड लहर, तो हमने अब कोविड पे जीत लिया। केंद्र सरकार ये मानती है कि हमने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन राज्यों को दी है। जब आप झूठ बोलते हो, जब आप जो प्रॉब्लम है उसको मानने को ही तैयार नहीं हो, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? और हर राज्य में ऐसा हुआ है, इंश्योरेंस के क्लेम टैली करो मिलते नहीं, सब्जेक्ट की लिस्ट टैली करो मिलते नहीं। हॉस्पिटल के खबर, महाराष्ट्र की बात कही है तो बॉम्बे की बात करी उन्होंने, जो सुधार लिया बॉम्बे का है। बाकी जिलों में क्या हुआ महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र टाइम ने, संजय भाई एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दे रहा हूं, महाराष्ट्र टाइम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सारे जिलों के कॉरेस्पॉन्डेंट को लिखा कि सिर्फ आपके हेल्थ का जो इंचार्ज है, ये सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उससे सिर्फ पूछो कि इस पीरियड में डेथ कितनी हुई। उसने एक आंकड़ा दिया, सारे जिलों के आंकड़े की टोटल लगाई, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उस पीरियड के आंकड़े की टोटल लगाई, 11,000 डेथ बढ़ गई है। मतलब जिलों से आए हुए आंकड़े भी आपने टोटल लगाए, और फिर डर के मारे उसमें से 11,000 कम कर। जब इतना आप ये करते हो, आपको लगता है कि क्या कितने मरे? इतने तो कम मरे। 135 करोड़ में इतने लोग मर जाते तो क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मौत जिसके घर में मौत से दस्तक दी, और एक होता है कि चलो मर गया, एक्सीडेंट में मर जाता है तो चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन हम असहाय होके उसको मरते हुए देख रहे थे। असहाय होके, ऑक्सीजन नहीं है, असहाय होके जब हम देखते हैं, तब अपने आप को कोसता है, सरकार को कोसता है, व्यवस्था को कोसता है, और वो जो उसके मानस पे बैठ गया है कि इनको सबक सिखाना है, तो वही सबक। और एक अल्टरनेट की बात निकाली है, मैं बार बार कहता हूं, कई बार रिपीट कर चुका हूं, जनता के पास अल्टरनेट नहीं हुआ तो जनता शबनम मौसी नाम के किन्नर को भी चुनाव जितवा देती है। आप ये मत समझो कि मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं, इसलिए मोदी जी ही चाहिए। तो ऐसे जगह पे मोदी जी भी नहीं चाहिए, तो फिर कोई ऐसा आदमी आएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि इसको भी लोगों ने जिता दिया होगा।